बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 27 है जो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर में जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये आपको मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके ये शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेक्चर काफ़ी इजी है लेकिन इसको समझना पड़ेगा, है इजी। चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर में आज जो हमने डिस्कस करना है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस, डिफरेंट नहीं डिफरेंस इक्वेशंस। अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। डिस्क्रीट और डिजिटल सिग्नल हैज़ बीन यूज्ड प्रेफरेबली रादर देन कॉन्टिन्यूस डाटा इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, जो साइंसदान होते हैं ना, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी भी कोई भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो उसके मुख्तलिफ लिहाज से उसकी वैल्यूज़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो गर्मी में उसका टेम्परेचर कैसा होगा, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा बिहेव करेगा, सर्दी में कैसा करेगा, ख़ज़ां में कैसा करेगा, बहार में कैसा करेगा, दिन को कैसा करेगा बिहेव, रात को कैसा बिहेव करेगा। वो सारी ये चीज़ें जो है इनको काउंट करते हैं और फिर जाकर वो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट देते हैं। अब दिन के वक़्त, रात के वक़्त, गर्मी में, सर्दी में, हर लिहाज से हर मौसम में एक मुख्तलिफ उनके पास एक वैल्यू आती है। अब वो जो वैल्यूज़ होती है वो होती है डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। अब अगर एक साइंटिस्ट कहता है कि जी ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये सारे मिलकर ही करें, एक ही टाइम पर करें, एक ही वैल्यू के अमाउंट सारे उसमें ऐड अप करें, तो जो वो रिज़ल्ट आएगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो वो डिस्क्रीट को लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, कहता है लेट एस इज़ द स्पेस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। A signal in S is a function defined only on the integers and the visualized as a sequence of numbers say by k। अब वो कहता है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एस स्पेस है और उसका एक डिस्क्रीट सिग्नल है। तो उसके जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसको हम जाहिर करते हैं बाय के साथ, जो कि एक इंटीजर्स है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना वो ऑब्वियसली अराइज इन इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। अब जो लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनको पता होगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होती है। मुझे तो आइडिया है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि जी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल के बारे में भी इल्म है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिग्नल यूज़ होता है या कंट्रोल सिस्टम में जो यूज़ होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। बट डिस्क्रीट डाटा सीक्वेंसेस आर आल्सो जनरेटेड इन बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। अब ये क्या है कि जी वो कहता है कि जी जो डिस्क्रीट डाटा है ना वो हम कलेक्ट करते हैं बायोलॉजी में, फ़िज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में, मतलब मुख्तलिफ़ लिहाज के साथ हम उसमें से डाटा काउंट करते हैं। अब ज़रा यहाँ पर एक चीज़ को ज़हन नशीन कर लेना है कि एक्सपेरिमेंट से पहले वो जो चीज़ बिहेव कर रही है उसको साइंटिस्ट नहीं काउंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के दौरान और एक्सपेरिमेंट के बाद जो बिहेव करेगी वो साइंटिस्ट काउंट करेंगे। ये आपने बात को अभी से जहन में बैठा लेना है, इसको आगे यूज़ करना है कि एक्सपेरिमेंट से पहले वाली वैल्यूज़ को वो नहीं देखते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस वक़्त जो चेंजेस आती हैं या एक्सपेरिमेंट के बाद जो चेंजेस आती हैं उनको देखा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी लीनियर इंडिपेंडेंस इन द स्पेस एस ऑफ सिग्नल। टू सिंप्लीफाई नोटेशन वी कंसिडर सेट ऑफ ओनली 3 सिग्नल्स इन एस। हम 3 सिग्नल लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए किसी भी स्पेस की सिग्नल की।
अब ये स्पेस सिग्नल से मुराद ये नहीं है कि जी जो स्पेसशिप में जाकर सिग्नल आते हैं ये वो वाले सिग्नल नहीं है, ठीक है ना। जैसे वेक्टर स्पेस है उसी तरह ही ये भी स्पेस है और उसका एक सिग्नल हमने 3 लिए हैं। कौन कौन से जी? यू के, वी के और डब्ल्यू के। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रिसाइजली व्हेन द इक्वेजन हमारे पास क्या है जी? लीनियर कम्बिनेशन हम लिखते थे ना वैल्यूज को, वेक्टर्स को, तो C1 UK C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अप टू CN VN इस तरह लिखते थे इक्वल टू 0। इसी तरह ही ये भी लीनियर कम्बिनेशन में हमने लिखा हुआ है C1 UK प्लस C2 VK एंड प्लस C3 WK इक्वल टू 0। उसमें भी हम यही कहते थे कि जी C1 C2 और C3 जो हैं वो इक्वल टू 0 आने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि C1 2 एंड 3 जो है वो इक्वल टू 0 आए। और जो हमारे पास के होंगे वो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव या 0 हो सकती है। लेकिन हम जो नेगेटिव वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करते हैं, we one could also consider signals that start with k is equal to 0। हम जो भी टेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट जो भी टेस्ट करते हैं वो वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, ठीक है ना, मतलब के इनिशियल स्टेज से उसको ऊपर लेकर जाते हैं। अब जब वो इनिशियल से ऊपर जाते हैं तो जो इनिशियल स्टेज होती है उसको वो 0 कहते हैं, 0 स्टेज के ऊपर 0 से ऑनवर्ड चलते हैं। वही बात जो मैंने आपको पीछे कही थी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले वाली वैल्यू वो नहीं काउंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हुए और करने के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो काउंट करेंगे। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? इक्वल टू 0 या 0 से ग्रेटर देन हो सकती है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, सपोज C1 C2 एंड C3 सेटिस्फाई 1, इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, देन इक्वेशन 1 होल्ड द 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ k। अब हम क्या करते हैं, हम k की वैल्यू ले लेते हैं। एक वैल्यू हम लेते हैं जी k प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं k प्लस 2। तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास k है, इस इक्वेशन में वहाँ पर हमने पहले k प्लस 1 फिर हमने k प्लस 2 ऐड करना है। तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी? एक 1 ये है, फिर ये सेकंड है और फिर ये थर्ड है, 3 इक्वेशंस होगी। अब हमने इन 3 इक्वेशंस का एक मैट्रिक्स बना लेना है। चलते हैं ज़रा आगे। ये मैट्रिक्स हमने बना लिया। समझना है कि इस मैट्रिक्स को बनाया कैसे है। ये देखें, यहाँ पर k की वैल्यू सिंपल k है, यू के, वी के और डब्ल्यू के। लेकिन यहाँ पर यू के प्लस 1 है, वी के प्लस 1 है और डब्ल्यू के प्लस 1 है। और यहाँ पर यू के प्लस 2, वी के प्लस 2 और डब्ल्यू के प्लस 2 है। इसी तरह ही ये C1 C2 और C3 हम लीनियर कम्बिनेशन में इसी तरह ही लिखते थे ना मैट्रिक्स को, और इक्वल टू 0 0 वाले को इस तरह हम करते थे। अब ज़रा इस चीज़ को समझ लें कि हम इस मैट्रिक्स को, ये जो हमने अभी बनाया है, ये वाला जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, ये वाला, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहना है। ये जो मैट्रिक्स है ना आपके पास, ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैसोरेटी मैट्रिक्स। ज़रा याद रखना है, ज़हन नशीन रखना है कि आपके पास जब भी ये मैट्रिक्स आए तो इसका नाम वो पूछे तो इसका नाम है कैसोरेटी मैट्रिक्स। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो कैसुरेटियन आता है, कैसुरेटियन, ठीक है। अब इसमें भी वैल्यू C1 C2 C3 इक्वल टू 0 ही होगी। आगे चलते हैं ज़रा एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्वेश्चन आता है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जी ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो इम्पोर्टेंट थी वही इसमें लिखी है। आप सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ पे गई है, 1 की ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लिखी है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, जस्ट आप अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 है, कहता है वेरीफाई डैट 1 की पावर k माइनस 2 की पावर k एंड 3 की पावर k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सिग्नल्स फाइंड आउट करने।
सबसे पहले हमने कैसुलेटिव मैट्रिक्स जो है वो बना लिया। कैसे बनाया? ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री आएगी। यही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि हम k+1 कर देते थे। तो अब 1 की पावर k+1, उसके बाद -2 की पावर k+1, उसके बाद 3 की पावर k+1 हमने ये लिख दिया। इसी तरह ही हमने थर्ड बना दी जिसमें हम k+2 करते थे। अब हमने k की कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। कोशिश यही करनी है कि 0 या 0 से अबव हो, 0 से लेस देन वाली वैल्यू, एक्सपेरिमेंट से पहले वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ पर आपके पास k आ रहा है वहाँ पर 0 आएगा। ऐसा ही होगा ना, मतलब 1 की पावर 0 आपके पास क्या आता है 1, -2 की पावर 0, -2 की पावर 0 जो है, मतलब k की जगह पर आपने 0 लिख देना है। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। इसी तरह 3 की पावर 0 वो भी 1 हो गया। अब यहाँ पर k की जगह पर आप 0 लिखोगे +1 करोगे तो 1 की पावर 1 आ जाएगा, -2 की पावर भी 1, 3 की पावर भी 1। तो आपके पास इस कैसुलेटिव मैट्रिक्स से ये वाला मैट्रिक्स आपके पास बन गया है। अब आपने आगे क्या करना है? आपने इस जो आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स ड्रॉ हुआ है जिसको मैंने सर्कल किया है, इस मैट्रिक्स को आपने रॉ रिड्यूस में लेकर जाना है। जब आप इसको रॉ रिड्यूस में लेकर जाते हो तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास ये बन गया है, द कैसुलेटिव मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल फॉर k इज इक्वल टू 0, सो 1k -2k प्लस एंड 3k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ज़रा लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो हमने एक थ्योरम था वो पढ़ा हुआ था, उसमें ये था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स 3x3 का है, 3x3 का है, तो उसके जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स ये हमारे पास 3x3 का ही है ना, इसमें अगर तो 3 ही पिवट एलिमेंट आ जाते हैं तो ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 ही पिवट एलिमेंट है, मतलब पहला ये है, दूसरा पिवट एलिमेंट -3 है और तीसरा हमारे पास 10 है। तो 3 ही पिवट एलिमेंट आ गए और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3, तो लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको ज़रा ज़हन में रखना है कि अगर जितने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उतना ही पिवट एलिमेंट आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इफ़ कैसुलेटिव मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल द एसोसिएट सिग्नल बीइंग टेस्टेड मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ज़रा इस चीज़ को भी समझ लेना। वो कहता है कि अब आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है ये तो इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि जी आपका मैट्रिक्स लेट्स सी इन्वर्टिबल नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो मे और मे नॉट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। ये आपके एमसीक्यूज वाला भी है, इस चैप्टर से एमसीक्यूज बहुत बनेंगे आपको, कि मतलब अगर आपका एक कैसुलेटिव मैट्रिक्स जो है वो नॉट इन्वर्टिबल है तो जो उसका एसोसिएटेड सिग्नल होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है और अनडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है। वही चीज़ है, यहाँ पर 0 की पावर k लिखा हुआ है, तो पिछले क्वेश्चन में 3 की पावर k था आई थिंक, तो बाकी सारा काम वही है। आगे आया था जी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या है? कहता है गिवन स्केलर्स a नॉट अप टू an विद a नॉट एंड an नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होने चाहिए, a नॉट और an ये दो फर्स्ट और एंड वाली टर्म जो है ये ज़ीरो ना हो, एंड अ गिवन सिग्नल z के इक्वेशन,
मतलब आपने इस चीज़ को इनपुट पे लेना है, इस चीज़ को इनपुट पे लेना है। ठीक हो गया, ये है इनपुट और z के आपके पास क्या है, आउटपुट। ये आपके पास आउटपुट है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ए नॉट से ए एन तक वैल्यू है और ए नॉट और ए एन नॉन ज़ीरो हैं, तो आपके पास जो गिवन सिग्नल आएगा, जो आपको आउटपुट पे मिलेगा, वो जेड के होगा। और उसकी इक्वेशन क्या होगी, ज़रा उसकी इक्वेशन आपने देख लेनी है और समझ भी लेनी है। ये देखें ज़रा, ए नॉट, ए वन, उसके बाद A2, A3, A4 चलते चलते फिर आपने AN-1, फिर -1 से AN आ जाएगा। ये तो आपने सीधा सा सीक्वेंस रख लिया। ठीक हो गया। इसी तरह ही y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी k प्लस एन, k+n-1 कम हो जाएगा, फिर k+1 आ जाएगा और एंड पे k आ जाएगा और इक्वल टू होगा zk। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और लीनियर रेफरेंस रिलेशन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एन ऑर्डर, फॉर सिंपलिसिटी ए नॉट इज ऑफन टेकन इक्वल टू 1। इफ zk इज जीरो सीक्वेंस द इक्वेशन इज होमोजीनियस। अगर तो zk जो है ये वाला इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। In simple word, an equation which express a value of sequence as a function of the other term in the sequence is called difference equation। ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप खुद देख लीजिएगा। इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये भी एक साइंस की है, वो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है सिग्नल प्रोसेसिंग की भी। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये एक सब्जेक्ट भी है, मेरे पास इसकी बुक भी पड़ी हुई है क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी। अ डिफरेंस इक्वेशन सच एज 3 above describe a linear filter and a not up to a n are called the filter coefficient। तो जो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन है वो लीनियर फिल्टर है और उसमें ए नॉट से ए एन जो है वो फिल्टर कोफिशिएंट। When WK is fed into the filter, अगर आपने WK को रखा फिल्टर के अंदर, द आउटपुट इज जीरो सीक्वेंस, द फिल्टर इज कॉल्ड लो पास फिल्टर, LPF। ठीक है, इसको लो पास फिल्टर भी कहते हैं और LPF भी कहते हैं, लेकिन LPF आप में नहीं, इंजीनियरिंग की टर्म्स में हम इसको यूज़ करते थे, लो पास फिल्टर। आज थोड़ा सा मज़ा आ रहा है क्योंकि पुरानी टर्म्स जो है ना वो आ रही हैं सामने, इसलिए। अच्छा, आगे एग्जांपल नंबर 4 है, वो कहता है सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफन हैव द फॉर्म ऑफ वाई के इज इक्वल टू आर की पावर के फॉर सम आर, फाइंड सम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है y(k+3 - 2y(k+2) एंड -5y(k+1) प्लस 6y(k इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल k। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया आर के को वाई के की जगह पर। ठीक हो गया। जब आपने वाई के की जगह पे वाई की जगह पर सॉरी वाई के की जगह पर आपने आर के रख दिया, ठीक है ना, तो आपके पास जो रिलेशन ये वाला बनेगा वो बन जाएगा जनाबे वाला आर की पावर k+3 -2r की पावर k+2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब हमने इसमें से हमें पता है कि हमारे पास जो आर के है ना वो सब में आ रहा है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। पीछे आपके पास क्या बच गया जी, पहली टर्म R3, फिर -2R2, फिर -5R और +6। अब आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है, 2 लाइनें लगानी है यूं करके, ठीक है, इस तरह करके। अब यहाँ पर वो वैल्यूज़ आएंगी जिनके साथ आर या के या एक्स आ रहा है, और यहाँ पर सिंपल वैल्यू जो है वो आएगी जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट जो है वो नहीं आ रहा। ठीक हो गया।
अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हमने देखना है कि इस इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी है इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ पर मतलब ज़ीरो कैसे आएगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ज़ीरो लाना है, इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो लेकर आना है। तो वो कैसे आएगा, अगर हम इसी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। पहली टर्म को एज इट इज़ ही नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, पहली को एज इट इज़ नीचे। अब इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। उसमें से जो बाकी बचेगा, मसलन यहाँ पर -1 बाकी बच रहा है ना, तो अब इस -1 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और जो आंसर आना है वो यहाँ पर लिखा जाए। उसके आंसर में माइनस हमारे पास 6 बच रहा है, इस -6 ने जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो जो आंसर आना है वो यहाँ पर लिखा जाना है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी आर के। अब आपने r इज इक्वल टू, यहाँ पर उसने x लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया उसने, आपने r ही लिख लेना है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहीं वहीं पे r ही लिख ले। ठीक है ना, तो r -1 मतलब कि r इज इक्वल टू 1 पुट किया ना आपने, r इज इक्वल टू 1 पुट किया, कहाँ पे, ये वाला जो 1 है ये। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या आएगा, r -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक ये हमारे पास रिलेशन बन गया। इसी तरह ही बाकी जो इक्वेशन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर सिंपल एक्स और फिर एक्स के बगैर और इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व करके इसके 3 फैक्टर निकाल लिए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो हमें कह रहा है कि सिंस 5 इज इक्विवेलेंट टू 6, जो इक्वेशन 5 है ये वाली, ये जो 5 है ना, ये हमारी इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करके 6 में आए हैं ना, तो जो 6 है वो 5 के इक्वल ही हुई ना, तो 5 इज इक्वल टू 6 है। तो आर के सेटिस्फाई द डिफरेंस इक्वेशन 4 इफ एंड ओनली इफ आर सेटिस्फाई 6। अगर आर 6 को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आर 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने जो 5 इक्वेशन है वो 4 से बनाई है। ठीक है ना, हमने इक्वेशन नंबर 5 जो है वो 4 से बनाई है। तो अगर 6 जो है वो 5 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली 6 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, थस 1k -2k की 2 पार k और 3k आर आल्सो सोल्यूशन ऑफ 4 existence instance to verify that 3k is the solution of 4 compute। इसको आगे आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये हमने इक्वेशन जो है ये हमने बना ली है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमने ये वाला ड्राइव किया हुआ और इक्वल टू हमने इसको 0 किया हुआ है। इन जनरल नॉन ज़ीरो सिग्नल आर के सेटिस्फाई द होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, हमने कहा अगर जेड के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और यही इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। आगे जी, आगे सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। अब हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया हुआ है थोड़ा सा। गिवन A1 से AN कंसिडर मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन S to S दैट ट्रांसफॉर्म सिग्नल YK इनटू सिग्नल WK। मतलब अब सिग्नल जो है वो YK से WK में जा रहा है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है जी, उस सूरत में हमारे पास, तो हमने ये वाली वैल्यू जो है इसको लिख लिया, WK इज इक्वल टू YK प्लस N प्लस A1K प्लस N-1। ये वो वाली जो एक डिफरेंस इक्वेशन है ना, हमने राइट साइड पर वो वाली इक्वेशन लिख ली और उसको इक्वल टू W कर दिया।
क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y से wk में, y से wk में। तो अब हमें पता है कि जी इट इज़ readily checked that t is a linear transformation. This implies that solution set is a homogeneous equation. जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम उसके सोल्यूशन सेट को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो के इक्वल आती है ना, तो जेड के इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इज द कर्नल ऑफ पी। अब ये कर्नल जो है ये मैंने पिछले लेक्चर शायद 19, 20, 21 में मैंने समझाया हुआ है कि कर्नल क्या होता है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपके पास दो स्पेसिस हैं, ठीक है, ये दो स्पेसिस हैं। अब इस स्पेस में 1, 2, 3 हैं। ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये दूसरी स्पेस में जाकर एक ही ज़ीरो के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये हम इसको कर्नल कहते हैं। थ्योरम है आगे हमारे पास। थ्योरम में वो कहता है जस्ट इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इफ an not equal to 0 and if zk is given the equation, this has a unique solution whenever y not y n minus 1 are specified। बस आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है थ्योरम की कि वो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ही अब आपके पास एक और स्टेटमेंट आ जाती है थ्योरम की, वो ये है द सेट एच ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब ज़रा इस थ्योरम को समझ लीजिएगा। इस थ्योरम में वो कहता है कि आपके पास एक एच सेट है जो कि सॉल्यूशन है n ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो n डायमेंशनल वेक्टर्स होगी। ये एक थ्योरम है, इसको आपने बस याद रखना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें इक्वल टू जेड आती है, कोई कोफिशिएंट आ जाता है, कोई वैल्यू आ जाती है, ज़ीरो नहीं आता, वो नॉन होमोजीनियस होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस इक्वेशन इज इक्वल टू जेड के आ गया तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में भी वो यही बात है जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर पीछे की हुई है, आई थिंक 4 की हुई है, कि हमने वैल्यूज़ को लेट करके उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी हमने एज इट इज़ ही सॉल्व करना है। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फिर ये समझा ही दूँ आपको। चले मैं समझाता हूँ। वेरीफाई डैट द सिग्नल वाई के इज इक्वल टू के स्क्वेयर सेटिस्फाई द डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास जेड के है ना, ठीक है ना, इक्वल टू जेड के ही आता है ना ये इक्वेशन। टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप क्या करते हो, आपने सब्स्टिट्यूट करना है के स्क्वेयर को वाई के साथ। तो जहां पर वाई के है वहां पर के स्क्वेयर लिख दो, ठीक है ना। तो वाई के साथ क्या है, के प्लस 2 है और उसका स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह ही के प्लस 1 है, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह ही सिंपल के वाई है तो के का स्क्वेयर आ जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल आती है, ज़ीरो के इक्वल आती है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन बनेगा, ठीक हो गया। अब आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम आर पुट कर देते होते हैं, जहाँ जहाँ पर वाई के प्लस 1 है वहाँ वहाँ पर हम आर पुट कर देते हैं, मतलब आर की उतनी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।